तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। आज हम आरबीआई का पार्ट 3 जो है वो कवर करेंगे। पार्ट 3 मींस क्या है? जो दो पार्ट है वो हमने डिटेल में पढ़े। जो थर्ड पार्ट है उसमें जो टाइमलाइन के अनुसार हम पढ़ेंगे कि आरबीआई की राष्ट्रीयकरण या उसके बाद जो है क्या इवेंट्स हुई, क्या घटनाक्रम रहे बैंकिंग इतिहास में, वो हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे और पॉइंट वाइज हम देखेंगे। तो आज की वीडियो को गौर से देखना, ध्यान से देखना और अंत तक देखना, क्योंकि ये जो सन या ईयर है, जो पॉइंट्स है मैं बताऊंगा, वो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अपने को वो क्वेश्चन याद रखने हैं, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इसलिए आज जो पार्ट है, लास्ट पार्ट है आरबीआई का, और इसको हमने ध्यान से देखना है। तो साथी चलते हैं आज के अपने इस वीडियो पे। पहला जो इसमें टाइमलाइन का पहला जो इवेंट है वो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है, जो हमने पहले पढ़ा था पहले वीडियो में, जो आरबीआई का नेशनलाइजेशन। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण से क्या मतलब है कि पहले जो आरबीआई की जो शेयर होल्डिंग थी वो प्राइवेट शेयर होल्डिंग थी। 1949 में सरकार ने क्या किया, इसकी शेयर होल्डिंग अपने हाथ में ले ली, मतलब इसका स्वामित्व जो है वो सरकार के पास चला गया। पहले जो प्राइवेट इक्विटी थी, शेयर होल्डर्स थे, उनका जो इन पर कंट्रोल था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और ये सरकारी संस्था के रूप में बनी और सरकार का इसका पूर्णतः नियंत्रण हो गया। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ और स्थापना कब हुई, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये हमें थोड़ी सी गौर से देखनी है। तो पहला जो अपना आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949, ये हमें सभी को याद है। सेकंड जो हम देखते हैं 1 जुलाई 1955, ये जो डेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, महत्वपूर्ण डेट है। 1 जुलाई 1955 को जो क्या है एसबीआई जो बैंक है उसकी स्थापना हुई थी। अब आप कहेंगे सर एसबीआई 1955 में बना था या इसकी स्थापना ही 1955 में हुई थी, और हम तो सुनते आए हैं कि ये पुराना बैंक है। तो 1955 में क्या हुआ, इसका नाम एसबीआई किया गया था। मुझे बताएं इसका जो पहले नाम था, पुराना नाम एसबीआई का क्या है? ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एसबीआई का पुराना नाम क्या था, इसको पुराने किस नाम से जाना जाता था। तो मेनली जो है एसबीआई जो है वो इसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम था। इसका भी काफी लंबा इतिहास रहा है एसबीआई बैंक का भी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना, ये सारी चीजें। तो 1 जुलाई 1955 को तो क्या हुआ था, एसबीआई इसका नाम दिया गया था इंपीरियल ऑफ बैंक ऑफ इंडिया को बदलकर। अब देखते हैं इसमें एक चीज और हमें देखनी है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब एक चीज यहां गौर करना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 3 बैंकों को मिला के बनी थी। ये काफी पुराना क्वेश्चन हो जाता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वो किन 3 बैंकों को मिलाकर या मर्ज करके इनको बनाया गया था। और बनाया कब गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? 1921 में। ये ध्यान रखना, गोल्डन पॉइंट अपना 1921 में, 1921 में। अब देखना 3 नाम कौन से हैं जो जिनको मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो पहला नाम इसमें आता है बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा जो नाम है वो है बैंक ऑफ मद्रास, और तीसरा जो नाम है वो बैंक ऑफ बॉम्बे। 3 नाम इसमें है, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। याद रहेंगी चीजें। ये 3 बैंकों को मिलाकर बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। स्टार मार्क कर लेना इसको, 1921 में। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से बदलकर एसबीआई इसका नाम परिवर्तित किया गया 1 जुलाई 1955 को। यहां आकर इसका नाम एसबीआई कर दिया गया। तो 1 जुलाई 1955 एसबीआई नाम पड़ा और 1921 में जहां इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 3 बैंकों को मिलाकर। अब इनकी भी पुरानी हिस्ट्री है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इतना गहरा क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। तो हमें एग्जाम की दृष्टि से देखना है कि एग्जाम में क्या आता है। तो सेकंड अपन चलते हैं 1956 में। ये हो गई राष्ट्रीयकरण की बात 1949 में। 1955 में जो एसबीआई का एक्ट, ये अलग एक्ट के थ्रू बनी हुई है पार्लियामेंट में, ये भी ध्यान रखना। ये एसबीआई जो है वो अलग एक्ट के थ्रू काम करती है, तो पार्लियामेंट में एक्ट बना था एसबीआई का, तो एक अलग तरीके से एक्ट के थ्रू बनाई गई एसबीआई बैंक है। अब नेक्स्ट जो है अपना 1956
अब ये क्यों चर्चा में रहता है और काफी लोगों को पता भी नहीं रहता यहाँ से, ये तो सब जो नॉर्मली बच्चे जानते हैं। ये जो है ये 1956 में क्या हुआ था, जो सरकार का पहले प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम से जो नोट इश्यू करते हैं सरकार, जो आरबीआई जो नोट इश्यू करती है उसके लिए उन्हें मिनिमम रिजर्व या मिनिमम असेट मेंटेन करनी पड़ती है। मिनिमम असेट कहें तो अब जो वर्तमान में आरबीआई जो है 200 करोड़ का जो मिनिमम असेट है वो मेंटेन करती है। मिनिमम असेट तो करेंसी इशू करने के लिए, उसके लिए उसके बाद करेंसी इशू, नोट इशू जो सरकार है वो कर सकती है। तो मेनली क्या है, 200 करोड़ जो है वो मिनिमम असेट आरबीआई की होनी चाहिए। उसके बाद वो क्या है, जो भी है नोट इश्यू है वो कर सकती है। अब नोट इश्यू भी कुछ रेशियो में इसका होगा, तभी इसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा जाता है। तो नोट इश्यू है, इसमें भी इसका रेशियो होता है, जो 200 करोड़ है इसमें इसका रेशियो होता है 115 और 85। ये ध्यान रखना साथियों, ये ध्यान रखना, ये मेरे भाई ये रेशियो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में है। तो आईबीपीएस के लिए स्टैटिक क्वेश्चंस बन के आता है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे 200 करोड़ टोटल है, इसका रेशियो जो है वो ऐसे डिसाइड किया गया। अब ये 115 क्या है, गोल्ड वगैरह, जो 115 का रेशियो है वो है गोल्ड के रूप में, और जो 85 है, 85% क्या है, जो फॉरेन जो है अपनी फॉरेन सिक्योरिटीज है वो 85 इसमें आती है। फॉरेन सिक्योरिटी कुछ भी है वो 85। तो रेशियो हमें ध्यान रखना है, 115 का गोल्ड और 85 का फॉरेन, 200 करोड़। अब पहले क्या चलता था इसमें, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम चलता था। पुराने टाइम में आरबीआई का क्या था, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम चलता था, जो कि 40% उसमें गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम चलता था, उसको चेंज करके 1956 में मिनिमम रिजर्व सिस्टम लागू किया गया नोट इश्यू करने के लिए, जिसमें से 200 करोड़ मिनिमम असेट जो है आरबीआई की इसके लिए होनी चाहिए। उसमें से रेशियो दिया हुआ है, रेशियो में क्या है वो हमने देखा। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रही, यहां से नोट कर लेना इसको। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 1969। ये तो आप सभी को याद होगा 1969 क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 1969 में जो हमारी जो कमर्शियल बैंक थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब सरकार का उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया था, सरकार के स्वामित्व वाली वो बैंक बनी थी। तो 1969 में जो है 14 जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों को नेशनलाइज इसमें किया गया था। अब आपको नाम ध्यान में रखना, कई बार नाम से भी कुछ निम्न में से कौन सी ऐसी बैंक है जिसका 1969 में राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो ये लिस्ट है, ये आपको देखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम 1978 में। 1978 में अब इसमें क्या है, एक संस्था आपने सुनी होगी DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जब हम बैंक में खाता खुलवाते हैं, हमारा बचत खाता जो होता है, सेविंग अकाउंट जो होता है, उसकी अगर आपने पासबुक गौर से देखी हो तो उस पासबुक के ऊपर लिखा हुआ होता है DICGC कवर्ड। अब पहले ये जो था अमाउंट जो था DICGC का जो कवरेज था वो था 2 लाख रुपए। अभी 1-2 साल पहले उसको बढ़ाकर कर दिया गया था 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का मतलब है कि आपकी जो सेविंग है, जो बचत खाता है, एक बैंक में एक अकाउंट जो पर व्यक्ति, पर बैंक जो अकाउंट होता है अपना, उसमें उसका 5 लाख तक इंश्योरेंस कवरेज होता है। कल को दिवालियापन आ जाए या बैंक करप्ट हो जाए, करप्टेंसी जो होती है उसमें आ जाए, तो उस स्थिति में आपका ये जो संस्था है सरकार की तरफ से, सरकार के स्वामित्व वाली ये संस्था है, आरबीआई की स्वामित्व वाली, सॉरी, तो उसमें क्या है कि ये आपको 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज बचत खाते पे आपकी जो डिपॉजिट है उस पे देती है। तो इसमें एक चीज और देखनी है, ये 2 संस्थाओं को मिलाकर बनाया गया, DICGC और CGCI, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये एक एक्ट के तहत बनाया गया। ये एक्ट आपको ध्यान रखना है, DICGC एक्ट 1961 में जो एक्ट है उसके आधार पर इसकी स्थापना हुई 1978 में। DICGC की, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। यहां से क्वेश्चन उठा के देता है फुल फॉर्म का भी, ध्यान रखना।
यहां से जो क्वेश्चन है वो फुल फॉर्म का भी आता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, या इसमें जो मिस स्पेल्ड में इसको पूछ लेता है। तो ये यहाँ पे बात हो गई अपनी डीआईसीजी की। 1978 तक हम पहुंच सके हैं, 1978 तक। अब मेन पॉइंट हम अगला टाइमलाइन में देखें इसमें, तो मेन जो पॉइंट है वो है 1980। इसमें क्या था, 6 और जो कॉमर्शियल बैंक थे उनको अभी राष्ट्रीयकरण किया गया। जो और बचे हुए 6 कॉमर्शियल बैंक थे उनको नेशनलाइज किया गया। ये दूसरा फेज था जो कॉमर्शियल बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। अब इसके बाद जो है 12 जुलाई 1982 की हम बात करते हैं। 12 जुलाई 1982 में एक संस्था है, उसकी स्थापना हुई। नाबार्ड नाम से वो संस्था निकल कर आई। नाबार्ड जो संस्था है उसकी स्थापना जो है वो किसकी रिकमेंडेशन के आधार पे हुई, एक कमेटी थी, उसकी सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई। कमेटी का जो नाम है वो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शो किया है। जो बी शिवारमन कमेटी जो है, बी शिवारमन कमेटी जो है उसकी सिफारिश के आधार पर नाबार्ड को स्टैब्लिश किया गया था। नाबार्ड जो कि रीजनल बैंक्स को और कोऑपरेटिव बैंक को सुपरवाइज करने का काम करता है, और आरबीआई की ये एक सब्सिडरी के रूप में काम करता है नाबार्ड, ध्यान रखना। अब इसकी फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म में काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं और मिस्टेक बच्चे यहीं पे करते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यहां से डिवाइड कर सकते हो आप इसको। नेशनल बैंक, ये तो यहीं तक हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इस नाबार्ड की फुल फॉर्म हो गई। किस समिति के आधार पर इसकी जो स्थापना है वो की गई थी वो मैंने आपको बताया। जो नाबार्ड है वो भी एक पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना। नाबार्ड की स्थापना भी जो पार्लियामेंट एक्ट है उसकी पार्लियामेंट एक्ट के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। तो यहां तक चर्चा हुई हमारे कुछ संस्थानों की, नेशनलाइजेशन की, मिनिमम रिजर्व सिस्टम की। अब एक चीज और है 1991 बैंकिंग इतिहास का वो दौर जहां आर्थिक मंदी का दौर भी देखा भारत ने, और उसमें उभर कर आए कुछ हमारे जो आर्थिक सलाहकार बोले या जो नीति बनाने वाले बोले वो। तो उस मंदी के दौर में एक नई नीति लाई गई थी, एक नई पॉलिसी लाई गई। उस पॉलिसी का नाम ही एलपीजी है। एलपीजी का मतलब ये कतई नहीं है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हाल ही में ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है या इजराइल का, उसमें एलपीजी का काफी रोल है, लोगों को सिलेंडर मिल नहीं रहे। तो एलपीजी का ये मतलब कतई नहीं है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यहां पे इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 टर्म जो है काफी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के इतिहास में। भारत के इतिहास में जब भारत की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही थी उस वक्त संभाला था कई व्यक्तियों ने इसका जिम्मा, एलपीजी पॉलिसी लाकर। अब इसमें एक मेन चीज मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे हम, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, खाली इसके नाम पे और क्या जो स्टेटिस क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसमें जो मेनली जो एक नाम उभर के आता है, हमारे जो आप सबने सुना है, हम सब ने सुन रखा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा या उनकी सरकार के द्वारा ये पॉलिसी लाई गई थी एलपीजी। एलपीजी का मतलब हम देखें तो एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब होता है उदारीकरण। उदारीकरण मतलब पहले जो बैंकिंग के नियम थे वो सख्त थे, लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया थी नए वित्तीय संस्थानों को वो भी काफी कॉम्प्लेक्स थी, तो उसमें भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई। इसके अंदर जो लाइसेंसिंग की जो प्रोसेस है या जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कह सकते हैं जो लीगल सिस्टम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई थी, ताकि आम जन तक सभी वित्तीय संस्थाओं की सेवाएं पहुंच सके, या दूर दराज क्षेत्रों में भी जो बैंकिंग की सेवाएं हैं ग्रामीण तबके को, गरीब तबके को वो भी पहुंच सके। इसके लिए बैंकिंग के नियमों में थोड़ी ढील दी गई। दूसरा था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें सरकार की हिस्सेदारी को कम करना या उन्हें प्राइवेट हाथों में देना। सरकार की हिस्सेदारी कम करने का मतलब है
डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट जो प्रोसेस है, नाम इसका देख ही लेना। डिसइन्वेस्टमेंट काफी बार एग्जाम में मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि सरकारी जो संस्थाएं हैं उनमें सरकार की हिस्सेदारी कम करना, बेचना प्राइवेट हाथों में। उसमें जैसे 100% है, 100 रुपए में उसमें हिस्सेदारी है, 5%, 10% प्राइवेट हाथों में बेच देना, तो वो उसमें डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस कहलाती है। इन्वेस्टमेंट मतलब उसमें और इन्वेस्ट करना, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना। तो इसके माध्यम से जो संस्थाएं थी सरकारी, पब्लिक सेक्टर जो संस्थाएं थी, तीसरी टर्म हमारी आती है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वैश्वीकरण। भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट करना, वो है वैश्वीकरण। इसमें जो एफडीआई आ जाता है, जैसे भारत में किसी संस्था का इन्वेस्टमेंट है और भी किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट है, वो इसमें आते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन होता है वैश्वीकरण, विश्व के साथ जुड़ना या विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। 3 टर्म मैंने आपको बताई, ये हमारे आरबीआई के 3 जो पार्ट है वो थे, और इनको अपने दोस्तों के साथ जो आईबीपीएस 2026 या इंश्योरेंस जो भी एग्जाम है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनके साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल है, ताकि आप तक ऐसे वीडियो पहुंचाते रहें।